हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं अपना अगला चैप्टर, दैट इज ऑफ कंपटीशन एक्ट, जो अपन ने स्टार्ट करा था पिछले लेक्चर के अंदर। नाउ कंपटीशन एक्ट, जैसा कि अपन ने पहले भी डिस्कस करा, रिलेट्स टू द प्रीवियस एक्ट ऑफ MRTP ऑफ 1969, दैट इज मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1969। अब ये एक्ट डील करता है ऐसे कॉम्बिनेशंस को मोस्टली रोकने के लिए, या ऐसे एग्रीमेंट्स को, ट्रेड एग्रीमेंट्स को रोकने के लिए, जहां पर आप किसी भी तरीके से मार्केट के अंदर कंपटीशन को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कंपटीशन जो मार्केट में चल रहा है जिससे कस्टमर को फायदा हो रहा है, उस कंपटीशन को खराब करने की कोशिश कर रहे हो। सो दैट इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नाउ we'll continue with the Competition Act of 2002 डिटेल में। Section 1, short title, extent and commencement of the act. Section 1 of the act provides that it shall come into force as the date as the central government may notify in the official gazette, जो मोस्टली होता है गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन जो भी ऑफिशियल गेजेट में आ जाते हैं उसके बाद ही उनकी लीगल एग्जिस्टेंस मानी जाती है। However, an enabling provision empowering the government to appoint different dates for different provision of the act has been incorporated. The scope of the act applies to whole of India except the state of Jammu and Kashmir. Now the thing is same, जब ऑफिशियल गेजेट में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब से ये एक्ट लीगल माना गया था। नाउ नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट। किस लिए बनाया गया? टू प्रोवाइड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन, दैट इज मोस्टली इट वुड बी कंपटीशन कमीशन, जिसका काम ये रहेगा कहीं पे भी ट्रेड कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं एंड इफ दे आर बिलो द threshold limit as mentioned in the act in terms of turnover or in terms of assets, दोनों फॉर्म के मिला के, then the commission would interfere and take action। एंड अगर कहीं पे भी ऐसे मर्जर हो रहे हैं तो पहले आपकी भी ड्यूटी बनती है, इफ यू नो दैट इज बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट, टू इन्फॉर्म द कमीशन अबाउट द पर्टिकुलर टेक ओवर और मर्जर, टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। यानी कोई भी ऐसी प्रैक्टिस, कोई भी ऐसा काम जिससे कंपटीशन एलिमिनेट हो जाता है, कंपटीशन कम हो जाता है मार्केट से, एंड जिससे कस्टमर के पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं, या फिर कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन होता है ड्यू टू लेस कंपटीशन, वो सारी चीजें इसके अंडर कवर रहेगी। टू प्रमोट एंड सस्टेन completion in the market, that is basically competition in the market, to protect the interest of consumers, to ensure freedom of trade, to provide incidentals matter connected thereto, यानी इससे रिलेटेड कोई भी और मैटर्स है उसके ऊपर भी अगर कोई गाइडेंस, हेल्प या एक्शन लेना चाहिए तो वो कंपटीशन एक्ट के अंदर लिया जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कंपटीशन एक्ट 2002 to promote keeping in view the economic development of the country, to promote and sustain competition in the market, to protect interest of consumer, and to ensure freedom of trade carried by the other participant in the market। That means basically summarization यहाँ पर अपन को बताया गया कि इस पर्टिकुलर एक्ट का काम रहेगा कीपिंग इन माइंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नाउ ये पॉइंट अपन ने यहाँ पर इसलिए मेंशन करा कि अगर अपन एक एक्ट बना देते हैं जिसके अंदर अपन एक अथॉरिटी को पावर दे देते हैं कि जितने भी कॉम्बिनेशन हो रहे हैं आपको सबको चेक और इंक्वायर करना है, तो उसके केस में होगा ये कि अथॉरिटीज हर चीज में फिर अपनी वो अनफेयर, जो अपन कह सकते हैं पोजीशन, जो अपन कह सकते हैं डोमिनेंट पोजीशन, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, जिस वजह से होगा ये कि जो जेन्युइन ट्रेड कॉम्बिनेशंस भी है दैट आर हैपनिंग ड्यू टू डेवलपमेंट एंड ड्यू टू, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 में आए थे एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से अगर कोई ट्रेड कॉम्बिनेशन हो रहा है बिटवीन एन इंडियन फर्म एंड एन फॉरेन फर्म, अगर हर जगह कंपटीशन एक्ट लगाकर और उसको डिले करने की कोशिश की जाएगी, या फिर अपन कह सकते हैं अगर काफी ऑफिसर्स भी ऐसे होते हैं कि वो परेशान कर देते हैं सारे ऐसे ट्रेड्स, या जो अपन कह सकते हैं मर्जर्स हो रहे हैं उनकी इंटरेस्टेड पार्टीज को, तो होगा ये कि कोई भी फर्म या कंपनी फिर इंडिया में आकर ट्रेड कॉम्बिनेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, जिससे इंडिया के डेवलपमेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। सो वही चीज यहाँ पर बताई गई है, ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जहां जरूरी लगता है वहीं पर आप इंटरफेयर करके एंड कोशिश करोगे टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, यानी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई ऐसे वी कैन से एग्रीमेंट्स नहीं है जिससे फ्रीडम ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्ट हो रहा है,
and carried on by other participant in the market. Next is your interpretation clause, जिसमें definitions mostly अपन को बताई जाएगी. Now acquisition basically means खरीदना, purchase. The term specifically defined, it means directly or indirectly acquiring or agreeing to acquire shares, voting right, assets of a company जिसके अंदर आप मेजॉरिटी स्टेक किसी कंपनी में होल्ड करने की कोशिश करते हैं, मोर देन 51% या सब्सटैंशियल स्टेक, जिससे डिसीजन मेकिंग की पावर मोस्टली आपके पास आ जाए. कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट और कंट्रोल ओवर द एसेट्स ऑफ एनी इंटरप्राइज, यानी किसी भी तरीके से या तो आपने ये काम कर लिया है या फिर आपने एग्रीमेंट करा है ये काम करने के लिए. अब वो काम क्या है कि आप वोटिंग राइट्स मेजॉरिटी ले रहे हैं, वोटिंग राइट्स ले रहे हैं यानी इक्विटी ओनरशिप ले रहे हैं मेजॉरिटी कंपनी की, या फिर आप मैनेजमेंट टेक ओवर कर रहे हैं या एसेट्स टेक ओवर कर रहे हैं कंपनी की. बेसिकली आप कंपनी को खरीदने की, एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज नोन एज एक्विजिशन. द टर्म एक्वायरिंग और एक्विजिशन आर रेलेवेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट इज योर एग्रीमेंट. द टर्म इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कंसर्ट, whether or not such arrangement, understanding is or concert is in formal or in writing, or whether such arrangement whether or not such arrangement, understanding, concert is intended to be enforceable by legal proceedings. It implies that arrangement need not necessarily be in writing. The term is relevant in context of Section 3, which envisages the anti-competitive agreement shall be void and thereby prohibited by law. यानी आप किसी भी तरीके से एग्रीमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट यहाँ पर रिटन में फॉर्मल होना जरूरी नहीं है. नाउ द थिंग इज, एग्रीमेंट करने का मतलब ये हो जाता है, फॉर एग्जांपल दो फर्म्स है बड़ी मार्केट में जो सॉफ्ट ड्रिंक बेच रही हैं, फर्म ए एंड फर्म बी. नाउ दोनों फर्म्स ने एग्रीमेंट कर लिया, नॉट नेसेसरीली इन राइटिंग, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अगर बेचेंगे तो इसी प्राइस पे बेचेंगे वरना नहीं बेचेंगे. तो इस तरीके के कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के अंदर अगर फर्म्स एंटर कर रही हैं, कोई भी ऐसे एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर रही है, सो दैट शुड बी वॉइड एंड देयर बाय बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ. प्रोहिबिटेड यानी रोका जाएगा बाय लॉ. नेक्स्ट इज योर कंज्यूमर. मींस एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड. ये अपन ने डेफिनेशन बहुत बार पढ़ी है, एक बार सिर्फ अपन गो थ्रू करेंगे. हैज बीन पेड, promised, partly paid, partly promised, और अंडर द सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी मोस्टली इंस्टॉलेशन में आपने प्रोडक्ट को खरीदा, सॉरी ईएमआई में आपने प्रोडक्ट को खरीदा. इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स अदर देन द पर्सन हु बाइज द गुड्स फॉर कंसिडरेशन और एनी अदर सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट. When such use is made with the approval of such person, whether the such purchase of good is made for resale, commercial purpose or personal यूज, यानी किसी भी तरीके से आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसके लिए जो भी कंसिडरेशन है वो आपने पे कर दी है, कुछ पोर्शन पे कर दिया है, कुछ पोर्शन पे करना बाकी है, या फिर आपने इंस्टॉलमेंट में प्रोडक्ट को खरीदा, तो उसके केस में आप कंज्यूमर माने जाएंगे. मोस्टली यहाँ पर आप तब नहीं माने जाएंगे जब आपने प्रोडक्ट रीसेल के लिए खरीदा. हायर्स, अभी गुड्स की डेफिनेशन, नाउ द सर्विसेज की डेफिनेशन सेम एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो. हायर्स और अवेल एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन व्हिच हैज बीन पेड, promised or partly paid, partly promised under the system of deferred payment, when such services are availed with the approval of the first mentioned person, whether such hiring or availing of service is for commercial purpose or for personal use. यानी किसी भी तरीके से सर्विसेज का हायर आपने किया, सर्विस यूज करी, अवेल करी, जिसके अंदर आपने जो भी कंसिडरेशन था वो पे कर दिया, आधा पे किया, आधा पे करना बाकी था, या फिर आपने वापस यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में परचेज करी, सर्विसेज को भी यूटिलाइज करी. काफी पैकेजेस ऐसे होते हैं सर्विसेज के जो आप जिसका प्रीमियम आप पे करते हैं इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो उसके केस में whosoever is the user is the hirer of service. Next, goods means the good in the Sale of Goods Act 1930 includes product manufactured, processed or mined, debenture, share, stock after allotment in relation to goods supplied, goods imported into India. यानी किसी भी तरीके से कोई भी चीजें, that is includes product manufactured, processed
यानी एक मैन्युफैक्चर करा, प्रोसेस यानी कुछ सिंपल चीजें आपने उसके ऊपर कुछ सिंपल प्रोसेसेस आपने उसके ऊपर कैरी आउट करे एंड उसको प्रोसेस करके बेच दिया। माइंड यानी आपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की, यूज करने की कोशिश करी। डिबेंचर, शेयर, स्टॉक्स आफ्टर अलॉटमेंट इन रिलेशन टू गुड्स सप्लाइड and goods imported to India. Service means service of any descriptions which is made available to potential user and includes provision of service in connection with business or industrial or commercial matters such as banking, communication, education, financing, insurance, chit fund, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ये सारी चीजें एग्जांपल्स अपन को यहाँ पर बता रखी है। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल और अदर एनर्जी, बोर्डिंग, लॉजिंग, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, कन्वेइंग ऑफ न्यूज, इंफॉर्मेशन एंड एडवर्टीजमेंट। यानी किसी भी तरीके की सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं टू द पोटेंशियल यूजर एंड इंक्लूड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू बिजनेस और इंडस्ट्री। लाइक ये सारी चीजें जैसे अपन ने डिस्कस करी, ऑल आर अ पार्ट ऑफ सर्विस। ये अभी अपन डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे, ऑलरेडी अपन ये डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स के अंदर। नेक्स्ट इज योर कार्टेल। कार्टेल एक ऐसा वर्ड है जो पहले यूज किया जाता था मोस्टली इन द ओल्डर टाइम्स विद ड्रग कार्टल्स। नाउ व्हाट वर ड्रग कार्टल्स? काफी लोगों ने नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी होगी, दैट इज नार्कोस, दैट इज ऑफ पाब्लो एस्कोबार, दैट इज अ ड्रग कार्टल। व्हाट इज ड्रग कार्टल? एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर डीलिंग इन समथिंग दैट इज इलीगल, that is your cartel. So they have made an agreement among themselves to sell their product, that is that illegal product at a particular price, that is cartel. ये meaning start हुआ था पुराने टाइम से relating to those formations और associations और groups जो mostly deal कर रहे थे illegal चीजों के अंदर। Now अब यहां पर क्यों इस्तेमाल किया गया कंपटीशन एक्ट के अंदर कि जो सेलर्स हैं उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट बना लिया, एक ग्रुप बना लिया एंड वो ग्रुप का मेजर इंटेंशन था कस्टमर को लूटना, कस्टमर को नुकसान पहुंचाना। कैसे नुकसान पहुंचाना? कंपटीशन को कम करके, कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करके। सो वो चीजें कार्टेल के अंदर अपन को बताई जाएगी। कार्टेल इंक्लूड्स एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, it includes association of producers, sellers, distributors, traders or service provider who by an agreement among themselves limit, control or attempt to control the production, distribution, sale or price or trade in goods and provision of services। यानी बेसिकली आप एग्रीमेंट कर रहे हैं किसके लिए? मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई को कम करने के लिए, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को कम करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन को कम करने के लिए या फिर प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। अगर ज्यादातर सेलर्स एग्रीमेंट कर रहे हैं, so that group is known as cartels, that agreement is known as cartel। the nature of cartel is to raise, यानी अभी बनाया क्यों जाता है? to raise the price above competitive level resulting in injury to consumer and to the economy। for the consumer, cartelization results in higher price, poor quality and less or no choice of goods or service। यानी अब क्योंकि सारे सेलर्स मिलकर प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उससे होता ये है क्योंकि आपने एग्रीमेंट कर लिया तो उससे कंज्यूमर को एंड मार्केट को नुकसान पहुंचता है। अब हो ये जाता है, नुकसान किस तरीके से पहुंचता है? प्राइसेस बढ़ जाती है, क्वालिटी खराब हो जाती है एंड कस्टमर के पास चॉइस कम हो जाती है। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग अ कार्टेल, जो यहाँ पर अपन को बताया गया है। An export cartel is made by enterprises based in one country with an agreement to cartelize market in other country। In the Competition Act, cartel means exclusively for export have been excluded from the provision relating to anti-competitive agreement। This is because such cartel do not have adversely affected market in India and hence outside the purview of Competition Act। यानी एक्सपोर्ट कार्टेल अगर आपने बना रखा है, एक्सपोर्ट का मतलब हो जाता है आप इंडिया से बाहर सामान भेज रहे हैं, दैट इज योर एक्सपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नाउ अगर ये सारे सेलर्स कार्टेल बना लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम दूसरी पर्टिकुलर कंट्री में इससे कम प्राइस पर सामान नहीं बेचेंगे,
तो ये पर्टिकुलर कार्टेल या एग्रीमेंट जो आपने एंटर करा, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। रीजन बीइंग, इससे इंडियन मार्केट में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। इससे अगर आप देखें, अगर सारे फॉर एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स ने डिसाइड कर लिया कि अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाइना में भेजेंगे तो इसी प्रोडक्ट इसी प्राइस पे बेचेंगे, या यूरोपियन मार्केट से बेचेंगे तो इसी प्राइस पे बेचेंगे, तो उससे ओवरऑल कंट्री को फायदा ही होना है। इसीलिए इसको अपन ने कंपटीशन एक्ट से बाहर रखा। इसके केस में कंपटीशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ये चीज अपन को दिमाग में रखनी है। Now, the next definition that is given to us is of Director General, means Director General appointed under Section 16(1) and includes additional Joint Deputy Assistant Director General, basically those persons appointed to implement this particular act, initiate actions, etc., are in the category of Director General, Additional Joint Deputy or Assistant Director General. Next is enterprise, means a person or a department of the government who or which is engaged in the activity relating to production, storage, supply, distribution, acquisition, control of articles of goods or provision of services of any kind, or in investment or in the business of acquiring, holding, underwriting or dealing with shares, debenture and other securities, whether such unit or division or subsidiary is located at the same place where the enterprise is located or at different places, but does not include any activity of the government relating to sovereign function of the government, including all activities and departments of the government dealing with atomic energy, currency, defense, and space. That is, enterprise means any person or a department of the government who is engaged in the activity, any kind of activity, that is production, storage, supply, distribution, acquisition, or control of articles of goods and provision of service of any kind. But basically, those enterprises को अपन ने exclude करा that are specifically under the control of government, that is atomic energy, currency, defense, and space, that are considered relevance from the perspective of safety and security of the country, उनको अपन ने एक्सक्लूड रखा। बाकी सारी चीजों को अपन ने इंटरप्राइज के अंदर इंक्लूड करा। नेक्स्ट इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, means any authority, board, corporation, council, institute, university or any other body corporate established by or under any central, state or provincial act for the purpose of regulating the conduct of supply of goods or provision of any service or market thereof, or any other matter connected with the incidental thereto, यानी जैसा very simple ICSI enacted under the special act of parliament statutory authority के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ऐसा कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी जो बनाई गई है by the special act of parliament is known as statutory body. Next is your turnover, includes the value of sale of goods or services. Now, the most important topic, that is relating to anti-competitive agreements. Now, what are anti-competitive agreements? यानी ऐसा कोई भी एग्रीमेंट बेसिकली जो आप कर रहे हैं जिससे आप कंपटीशन को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मार्केट से कंपटीशन कम करना एंड कस्टमर से ज्यादा प्राइस चार्ज करना, ऐसा अगर आप करने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसे एग्रीमेंट्स आप करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा फर्म्स मिलकर कोशिश कर रहे हैं टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिससे मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो जाए एंड उस आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट होने से ऑटोमेटिकली डिमांड रहेगी, सप्लाई नहीं होगी। तो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे अपन को पता है जब सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो यूजुअली प्राइस इन्फ्लेट हो जाती है, क्योंकि अगर वो कोई ऐसी कमोडिटी है दैट इज हाईली डिमांडेड, तो कंज्यूमर उसके लिए ज्यादा पैसा देकर भी उसको परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड रहता है। ये चीज अपन को दिमाग में रखनी है।
any enterprise or association of enterprises or person or associations of person shall not enter into any agreement in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition, or control of goods or services which causes or likely to cause an appreciable adverse effect on competition. Any agreement entered into in contravention of section 3 will be void. नाउ इसमें एक वर्ड आया एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। आपके मोहल्ले की दो छोटी सी दुकानें हैं, अगर वो आपस में ज्वाइन कर लेती है तो उससे एज सच कोई एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट क्रिएट नहीं होने वाला। एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट मोस्टली तब क्रिएट हो सकता है जब कोई बड़ी फर्म्स जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक है मार्केट में, अगर ऐसी फर्म्स कोलैबोरेशन में आ जाती है एंड उस कोलैबोरेशन से आपका बेसिक इंटेंशन है किसी भी तरीके से प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज को कंट्रोल करना ताकि प्राइसेस को इन्फ्लेट कर सको एंड कंज्यूमर से आप अनफेयर प्राइस चार्ज कर सको, तो वो सारे एग्रीमेंट्स एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट ऑन कंपटीशन माने जाएंगे। एंड एज पर सेक्शन 3 अगर ऐसे कोई भी आप एग्रीमेंट्स के अंदर एंटर करते हो दैट वुड बी कंसिडर्ड टू बी वॉइड, यानी स्टार्टिंग से ही उसकी कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी। अब डिस्कस करते हैं एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट in detail. Following kinds of agreement entered into between enterprises or association of enterprise or person or association of person or enterprise or practice carried on, including cartels engaged in identical or similar goods and services shall be presumed to have appreciable adverse effect on the competition and owners to prove lies on the defendant, which directly indirectly determines the purchase and sale prices, limits or control the production, supply, market, technical development, investment and provision of service, shares the market or source of production or provision of service, the way of allocation of geographical area or type of good service, number of consumer in the market or any other similar way, directly, indirectly result in bid rigging, collusive bidding. अब समझते हैं एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट कब कब माना जाएगा। यहां पर अपन को बता रखा है, आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिक्स कर ली परचेज एंड सेल प्राइस, यानी खरीदेंगे कोई भी चीज तो इतने में खरीदेंगे एंड बेचेंगे तो इतने में बेचेंगे जिससे कंज्यूमर को नुकसान हुआ, पहला एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट। सेकंड, आपने लिमिट कर दी सप्लाई के ऊपर, टेक्निकल डेवलपमेंट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ताकि आप दोनों के अलावा इस चीज में कोई और इन्वॉल्व ना हो सके। थर्ड, आपने मार्केट डिवाइड कर लिया, यानी आपस में ही मिलके आपने तय कर लिया कि हम फॉर एग्जांपल आपने डिविजन्स में बांट दिया कि जोधपुर में मैं डील करूंगा, जयपुर में तुम डील करोगे, जयपुर में मैं आकर नहीं बेचूंगा एंड जोधपुर में तुम आकर नहीं बेचोगे। सो ऑटोमेटिकली दो फर्म से अब कस्टमर के पास एक ही फर्म बची, एक ही कंपनी बची जिससे आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। तो आपने कंपटीशन को एलिमिनेट कर दिया बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द मार्केट, दैट इज ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ मार्केट और टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आपने डिसाइड कर लिया कि जो 1000 रुपए से कम के प्रोडक्ट्स है वो मैं बेचूंगा और जो 1000 रुपए से ज्यादा के प्रोडक्ट है वो आप बेचेंगे। सो अगर इस तरीके से भी आपने मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया या ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कोई एग्रीमेंट कर लिया तो वो सारी चीजें वुड बी एंटी कॉम्पिटिटिव एंड हेंस वुड बी लायबल टू फेस एक्शन अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। नेक्स्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजल्ट्स इन बिड रिगिंग और कोल्यूसिव बिडिंग, यानी जब भी आप कोई बिड रिगिंग का मतलब अपन को अगले डेफिनेशन के अंदर डिटेल में बता रखा है, मींस एनी एग्रीमेंट बिटवीन इंटरप्राइज और पर्सन which has an effect of eliminating or reducing competition for bids and adversely affecting or manipulating the process of bidding, यानी बेसिकली इसका मतलब ये हो जाता है कि आप कोशिश कर रहे हो किसी भी तरीके से कंपटीशन को कम करने की बाय एडवर्सली बिडिंग, बाय बिड्स और एडवर्सली अफेक्टिंग और मैनिपुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ बिडिंग, यानी जो भी बिडिंग प्रोसेस होता है, बिडिंग प्रोसेस कब होता है जब कोई टेंडर आता है एंड आप क्या करते हो कि उसमें लोएस्ट बिड जिसकी होती है उसको वो टेंडर अलॉट कर देते हैं,
ना आपने मैनिपुलेट करा प्रोसेस ऑफ बिडिंग, आपने जबरदस्ती हो सकता है या तो प्रोसेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर दिया हो या बहुत ज्यादा प्राइस को कम कर दिया हो डिसाइड करके कि इससे ज्यादा की बिड कोई सबमिट नहीं करेगा, जिससे अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को या प्रोक्योरिंग यूनिट को नुकसान हो सकता है। दैट इज बिड रिगिंग। हो सकता है आपने एलिमिनेट ही करवा दिया हो। ये यूजुअली अगर अपन सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझना चाहे, जो वीआईपी नंबर्स होते हैं जो आप कार्स वगैरह पे लगाते हैं, उसके लिए बिडिंग होती है। नाउ आपने क्या करा कि जो भी लोग बिडिंग में आने वाले थे या आए थे, आपने किसी ना किसी तरीके से उनसे जान पहचान निकलवा के या फिर उनको कुछ पैसे देकर वहां से रवाना कर दिया। यानी अब पहले अगर बिडिंग होती, 10 लोग होते इन्वॉल्व इन द बिडिंग प्रोसेस, अब जितने ज्यादा लोग बिडिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उतनी ज्यादा प्राइस हो जाती है, फिर आपको उतने ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं अगर आपको अपना मनपसंद नंबर चाहिए था तो। अब आपने क्या करा, रादर देन वहां पे पैसे खर्च करना, आपने कम पैसे खर्च करके ये सारे कंपटीशन को, ये सारे बिडर्स को हटा दिया। अब अगर सामने वाले को वो चीज बेचनी है तो आपको ही बेचनी पड़ेगी, वरना उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सारी तरीके की प्रैक्टिसेस आर अ पार्ट ऑफ बिड रिगिंग। सम ऑफ द मोस्टली कॉमन अडॉप्टेड ways in which collusive bidding और bid rigging में आकर are agreement to submit identical bids। दोनों ने सेम प्राइस पे सबमिट करा तो उसके पास, यानी सेलर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बायर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एग्रीमेंट एज टू हु विल सबमिट द लोएस्ट बिड, एग्रीमेंट फॉर द सबमिशन ऑफ कवर बिड्स। यानी आपने क्या करा, डिसाइड कर लिया कि सबसे कम प्राइस पे मैं सबमिट करूंगा, बाकी उससे ज्यादा पे ही सबमिट करेंगे। मुझे टेंडर अलॉट होगा, जो भी पैसा आएगा वील डिस्ट्रीब्यूट एज पर वट एवर अरेंजमेंट्स वी हैव मेड। एग्रीमेंट नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर, ये अभी अपन ने डिस्कस करा। आप नंबर खरीदने जा रहे हैं, आपने अपने कंपटीशन को एलिमिनेट कर दिया या वहां पर बैठे भी है तो वो बोली नहीं लगा रहे, so that is you are trying to eliminate the bids, that is you are not trying to bid against each other to inflate the price। agreement on common norms to calculate prices and terms of bid, यानी जो भी शर्तों पे आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं बाय बिडिंग या कोई भी कमोडिटी परचेज कर रहे हैं बाय बिडिंग, तो उसके केस में आपने प्रॉपर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सबकी सेम रखी, ताकि अगर कुछ भी हर चीज आइडेंटिकल है तो ऑब्वियसली किसी को भी जाएगा तो उन्हीं को फायदा होगा। दैट इज द पॉइंट ऑफ बिड रिगिंग जो अपन ने डिस्कस करा। नेक्स्ट इज योर एक और एक चीज सिचुएशन यहाँ पे बता रखी है, एग्रीमेंट टू स्क्वीज आउट आउटसाइड बिडर्स। यानी जो आपके गैंग के अलावा बेसिकली कोई और लोग हैं बिडिंग प्रोसेस के अंदर, उनको आप स्क्वीज आउट करने की कोशिश करते हैं, यानी उनको बिडिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से ही रोकने की कोशिश आप करते हैं। दैट इज ऑल्सो बिड रिगिंग विच इज नॉट अलाउड बाय द पर्टिकुलर लॉ, कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। Now, if bid rigging takes place in government tenders, it is likely to have adverse effect on its purchase on public spending. Bid rigging or collusive bidding is treated with severity in the law. The presumption approach reflects the severe treatment, यानी presumptive approach uh, reflects the severe treatment। अब अपन समझते हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का। मोस्टली गवर्नमेंट टेंडर्स जो भी होते हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स के अंदर गवर्नमेंट कोई चीज परचेज या कोई सर्विस यूटिलाइज करना चाह रही है फ्रॉम द मार्केट। अब अगर उसकी प्राइस इन्फ्लेट हो जाएगी क्योंकि बिडिंग प्रोसेस अनफेयर तरीके से चला, सो दैट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर, दैट इज गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज योर जनता का एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा पे कहां से करती है, फ्रॉम द टैक्सेस दैट हैव बीन कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। अगर वो खर्चा बढ़ेगा तो गवर्नमेंट टैक्सेस भी बढ़ाएगी, जिससे अल्टीमेटली आपके ऊपर ही इम्पैक्ट आएगा। इसलिए यहाँ पर अपन को बताया गया ऐसे कोई भी एग्रीमेंट जिससे आप गवर्नमेंट को या किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कैसे कोशिश करते हैं, बिडिंग प्रोसेस को खराब करके, सो दैट आर नॉट अलाउड बाय द गवर्नमेंट। जो यहाँ पर अपन को चीज बताई गई, बिड रिजिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्राइस फिक्सिंग, आपने डिसाइड कर ली कि इसी प्राइस पे, एंड मार्केट एलोकेशन then often practiced where the contracts are determined by call for bids। bid rigging takes place when bidders collude, मिल जाते हैं, and keep the bid amount at a predetermined level, यानी एक फिक्स लेवल तक ही अपनी अमाउंट को आप रखते हैं ताकि फायदा आपको सामने वाली पार्टी को ना हो। ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एग्रीमेंट्स अपन ने पहले भी डिस्कस करे थे। हॉरिजॉन्टल के अंदर यू फिक्स और डिटरमाइन प्राइसेस, and in case of
वर्टिकल यू टाई इन सेल्स, दैट इज आप सेल्स फिक्स कर लेते हैं कि इससे ज्यादा या इससे कम क्वांटिटी पे हम नहीं बेचेंगे। नाउ limit or control production supply and technical development, and in case of vertical, exclusive supply or distribution. See, horizontal is at same level, vertical at different levels of supply chain. जैसे मैन्युफैक्चरर होलसेलर रिटेलर, अगर ये आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं दैट इज वर्टिकल एग्रीमेंट। एंड दो फर्म्स जो सेम लेवल पे फंक्शन कर रही है, अगर वो एग्रीमेंट्स कर रही है दैट इज योर हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स। हॉरिजॉन्टल के अंदर यू एलोकेट एरियाज एंड कस्टमर, वहां पर रिफ्यूजल टू डील, क्योंकि सप्लाई चेन पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे लेवल्स ऑफ सप्लाई चेन आपने कंट्रोल कर लिए, तो आप किसी और को बेचने से मना कर देते हैं। allocate area for customer, उधर refusal to deal, इधर bid rigging और collusive bidding, उधर resale price maintenance। resale price maintenance यानी हर लेवल पे किस प्राइस पे प्रोडक्ट बिकेगा वो टोटली कंट्रोल्ड रहता है, दैट इज योर वर्टिकल एग्रीमेंट। एंड ये हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट इस तरीके से आपके किए जाएंगे, दैट इज बाय द फर्म्स एट सेम लेवल। नेक्स्ट इज योर tie in agreement, includes any agreement acquiring requiring a purchaser of goods as a condition of such purchase to purchase some other goods. A good example of tie-in agreement is where a gas distributor requires a customer to buy gas stove as a predetermined precondition to obtain connection of domestic cooking gas। ये चीज अभी अपन ने कभी देखी हो, ऑब्जर्व की हो, तो एकदम सही है यहाँ पर जो बताई गई है, दैट इज ऑफ टाई इन एग्रीमेंट। टाई इन एग्रीमेंट यानी आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जबरदस्ती कस्टमर को बेचने की कोशिश करते हो, ऑल दो उसको जरूरत नहीं भी है तो भी, क्योंकि आप एक कंडीशन ऐसी डाल देते हो दैट इज ये चीज का या ये कनेक्शन अगर आपको लेना है तो ये चीज आपको परचेज करनी पड़ेगी। अब ये चीज आ जाती है कि सर जब गैस एजेंसीज ही ऐसा करेंगी तो फिर आप क्या कर सकते हैं। सी द थिंग इज, लोगों को भी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है गैस स्टोव तो जरूरत रहती ही है, तो वो भी इतनी आनाकानी नहीं करते, बट सच एग्रीमेंट्स आर ऑल्सो नॉट अलाउड, दैट इज जबरदस्ती कस्टमर को प्रोडक्ट चिपका के बेचना जिससे आपको अनफेयर फायदा हो, तो वो भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट इज योर एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग इन एनी मैनर और फॉर्म एक्वायरिंग और अदरवाइज डीलिंग इन एनी गुड्स अदर देन दोज ऑफ द सेलर or any other person, includes agreement restricting in any manner from acquiring or otherwise dealing in the goods other than those of the seller or any other person. Thus, where a manufacturer asks a dealer not to deal in similar products of its competitor directly or indirectly and discontinues the supply on the ground that dealer also deals in the product or supplies competition goods, is an illustration of exclusive dealing agreement। exclusive dealing agreement मोस्टली अपन देखते हैं अगर आपने फ्रेंचाइज दी है, इस पर्टिकुलर केस में अगर अपन डिस्कस करें, फ्रेंचाइज दी है तो आपने फ्रेंचाइज इसीलिए दी है कि वो पर्टिकुलर इंसान आपके प्रोडक्ट को ही बेचे, तो वो ऑल दो एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट है बट दैट इज नॉट इलीगल, क्योंकि उसके लिए आपने प्रॉपर वी कैन से अरेंजमेंट्स किए। आप उस ब्रांड नेम का नाम यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसके साथ आप कोई और प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। अदरवाइज अगर जनरल प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन अगर सेलर लगाने की कोशिश करता है कि बेचोगे तो मेरा ही प्रोडक्ट बेचोगे वरना नहीं बेचोगे, दैट शुड नॉट बी अलाउड। नेक्स्ट इज योर रिफ्यूजल टू डील, includes any agreement which restricts or is likely to restrict any method, the person or class of person to whom the goods is sold or from whom the goods are brought, यानी आप वापस उस चीज में डीलिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज योर रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, includes any agreement to sell goods on the condition that the prices to be charged on the resale by the purchaser shall be the prices stipulated by the seller unless it is clearly stated that the price lower than that can be charged। ये भी अलाउड नहीं है। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस यानी हर लेवल पे आपने कोशिश करी प्राइस को मेंटेन रखने की, कंट्रोल रखने की। मैंने प्रोडक्ट जैसे होलसेलर ने प्रोडक्ट रिटेलर को बेचा, उसको बता दिया इससे कम पे आपको नहीं बेचना। रिटेलर ने कंज्यूमर को कस्टमर को बेचा, फॉर एग्जांपल नॉट कंज्यूमर, जिसने रीसेल के लिए खरीदा वापस, तो उसको भी आपने एक कंडीशन डाल दी कि इससे कम प्राइस पे नहीं बेचना, दैट इज योर रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। नाउ सेक्शन 3 डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ अ पर्सन टू रिस्ट्रेन एनी इन्फ्रिंजमेंट or to impose reasonable condition as may be necessary for protecting any other right which have been may be conferred upon them under copyright, patents, trademark, design, semiconductor integrated layout design और act of 2002। यानी बेसिकली अगर लीगल प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइडेड है
फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रेडमार्क ले लिया, अब मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, मेरे अलावा कोई और ये ट्रेडमार्क यूज नहीं करता, तो आपने ये केस कर दिया कि सर कंपटीशन एक्ट के हिसाब से तो कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए हेल्दी फेयर कंपटीशन होना चाहिए, इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस आप नहीं लगा सकते। तो उसके केस में पहले ही यहाँ पर क्लैरिटी दे दी कि अगर कोई भी चीज ऐसे पर्टिकुलर एक्ट्स के अंदर रजिस्टर है तो रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, उस रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट में कंपटीशन एक्ट के अंदर आप नहीं आएंगे। That apart, the act does not restrict any person the right to export the goods from India, goods as under the agreement which requires him to exclusively supply, distribute, control the goods or provision of service fulfilling the export contract. The exclusion of export business is with the view of effect theory and doctrine of relevant market. Relevant market यानी आपने competition act लगाया extends to whole of India. अब अगर आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं दैट इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया, तो उसमें रेलेवेंट मार्केट जो है आपका डेफिनेशन के हिसाब से वो ऑलरेडी आउटसाइड द परव्यू ऑफ द एक्ट हो गया। तो उसके केस में अगर कोई भी तरीके से आप कोई एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं कि आप बेचोगे तो उसी को बेचोगे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचोगे, ऑल्दो अगर आप ऐसा इंडिया में करो दैट इज नॉट लीगल, क्योंकि इंडियन टेरिटरी के ऊपर ये एक्ट लगता है। बट अगर आप फॉरेन में कर रहे हैं तो उसके केस में क्योंकि आप डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर है, एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया नॉट आउटसाइड इंडिया। सो यहाँ पर ये चीज अपन को दिमाग में रखनी है, एक्सपोर्ट के केस में ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज योर प्रोहिबिशन ऑन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट पोजीशन, डोमिनेंट एक इंसान ऐसा हो जाता है जिसके पास पावर ज्यादा है आज की तारीख में आपसे। स्ट्रॉन्ग पोजीशन, सो अब उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन का गलत इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, ये चीज अपन पढ़ते हैं। देयर शैल बी, ये एक्ट लगने के लिए देयर शैल बी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, यानी आपने गलत इस्तेमाल किया है तो ये एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। इफ एन इंटरप्राइज और ग्रुप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोजेस अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन इन द परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस और प्राइस इन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इंक्लूड्स इंपोजिंग अनफेयर कंडीशन, गलत कंडीशन, और प्रेडेटरी प्राइसिंग। प्रेडेटरी प्राइसिंग यानी आपने एक ऐसी प्राइसिंग रखी जिसमें आपको भी नुकसान हो रहा है बट आपका मेजर इंटेंशन है कि मार्केट में सारे कंपटीशन को खत्म कर देना, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप डोमिनेंट फर्म है, तो आप उसका इस्तेमाल करते हुए कोशिश करते हैं मार्केट से सारे कंपटीशन को एलिमिनेट करने की। क्रिएटिंग बैरियर्स टू एंट्री, गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग करके आप दूसरे प्लेयर्स की एंट्री को रोक देते हैं। अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशंस टू सिमिलर ट्रांजैक्शन, यानी सेम ट्रांजैक्शन आपने कस्टमर ए के साथ किया, सेम ट्रांजैक्शन बी के साथ किया, कंडीशंस अलग अलग रखी क्योंकि आपकी पोजीशन इज डोमिनेंट, यानी यू आर अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन द मार्केट। डिनाइंग मार्केट एक्सेस यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन इन वन मार्केट टू गेन एडवांटेजेस इन अदर मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी फर्म है जिसको मेजोरिटी एयरपोर्ट्स का कंट्रोल दिया गया एंड उसने वो डोमिनेंट पोजीशन का यूज करते हुए दूसरे सेक्टर यानी एयरलाइन में ही वो एंटर कर लिए। तो दैट इज डिनाइंग मार्केट एक्सेस और यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन इन वन मार्केट टू गेन एडवांटेज इन अदर मार्केट। एंड इंटरप्राइज और अ ग्रुप इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम, यानी उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, abusing its dominant position, meaning thereby a position of strength enjoyed by the enterprise or group in the relevant market in India, which enables them to operate independently of competitive forces prevailing in the relevant market, affects the competitor consumer or relevant market in its favor। यानी आप एक ऐसी पोजीशन में हो जिससे आप सारी चीजों को कंट्रोल करके बैठे हो, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस को कंट्रोल करके बैठे हो एंड कस्टमर के ऊपर एक अच्छी इमेज बनाकर बैठे हो या डोमिनेंट पोजीशन बनाकर बैठे हो। Section 4(2) states that there shall be abuse of dominant position, यानी misuse। आप सी दो चीजें होती है, एक आपने अपनी मेहनत से एक ऐसी इंटरप्राइज बनाई जिसमें आपने बहुत अच्छी खासी सेल जनरेट करना चालू कर दिया एंड आपकी सबसे ज्यादा सेल हो गई उस पर्टिकुलर सेक्टर में, बट आप उसका मिसयूज नहीं कर रहे दूसरे कंपटीशन को खत्म करने के लिए। आप पहले जिस प्राइस पे बेच रहे थे, पहले जिस तरीके से बेच रहे थे, आप अभी भी उस तरीके से बेच रहे हैं, आप कुछ भी गलत काम नहीं कर रहे, तो वो डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज नहीं माना जाएगा, वो आप कर सकते हैं। बट अगर आप किसी भी तरीके से कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे अब क्योंकि आप एकदम टॉप पर हैं, मेजॉरिटी मार्केट, मेजॉरिटी कस्टमर आपके पास है, तो आप कोशिश करते हैं उसका मिसयूज करके
एक अनफेयर एडवांटेज गेन करने की या कंपटीशन को खत्म करने की या कंपटीशन को मार्केट से रोकने की, तो उसके केस में यहाँ पर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन माना जाएगा एंड दैट शुड नॉट बी अलाउड. If an enterprise or a group directली or indirectly imposes unfair or discriminatory condition, ये अपन ने डिस्कस कर लिया. सर्विसेज के केस में भी सेम रहेगा. आप लिमिट कर रहे हो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज या फिर टेक्निकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विस टू द प्रीजुडिस ऑफ कस्टमर, यानी आप इस तरीके से कोशिश कर रहे हो डेवलपमेंट्स करने की जिससे कस्टमर को नुकसान हो. प्रिडेटरी प्राइस जैसा अपन ने डिस्कस करा हैज बीन डिफाइंड एज द सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस एज अ प्राइस बिलो द कॉस्ट. आप भी नुकसान खा रहे हो बट आपका मेजर इंटेंशन, क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा है, आप एक डोमिनेंट फर्म है, आपका मेजर इंटेंशन है मार्केट से कंपटीशन को खत्म करना, क्योंकि वो लोग लॉस में नहीं बेच सकते. मे बी डिफाइंड बाय रेगुलेशन or of production of goods, provision of service with a view to reduce competition or to eliminate the competitors. Thus, two conditions present to bring the case with the ambit of predatory pricing are selling of goods, provision of service as a price below the cost of production. The price is restored to eliminate competitors and to reduce competition. ये अपन ने डिस्कस कर लिया. Next is your relevant market. Relevant geographic market means a market comprising of area in which condition of competition for supply of goods, provision of service or demand for goods and services are distinctly homogeneous and can be distinguished from conditions prevailing in the neighboring areas. Homogeneous, similar, that is similar products बिकते हैं मार्केट में. अब जैसा अपन ने डिस्कस करा, आपने मार्केट डिवाइड कर दिया, यहां पर मैं बेचूंगा, यहां पर तुम बेचना, टू अवॉइड कंपटीशन. Relevant market should be local, national, international, occasionally even global, depending upon the facts in each case. The relevant geographic market could be determined by all of the following factors: regulatory trade barriers, local specification requirement, national procurement policy, adequate distribution facility, transportation cost, language, consumer preferences. आपने किसी भी बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, ये सारे बेसिस अपन को यहाँ पर बताए गए हैं. Next is your relevant product market, means a market comprising of all those products or services which are regarded as interchangeable or sub-strategies by the consumer by reasons of characteristics of product or service, their prices or their intended use. On the demand side, the relevant market includes all the substitutes that our consumer would switch to if the price of the relevant product to the investigation were to increase. From the supply side, would include all such product which could existing facilities switch to production and such substitute goods. blah blah blah. सिंपल सी भाषा में समझे, रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ही आ जाता है किस तरीके से कौन से मार्केट में आप प्रोडक्ट बेच रहे हो एंड कहाँ उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है. नाउ व्हाट आर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो रिप्लेसेबल होते हैं आपस में, दैट इज वन प्रोडक्ट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर. मोस्टली इसके केस में इकोनॉमिक्स में भी अपन ने 12th में पढ़ा होगा, दैट इज योर टी एंड कॉफी आर कंसिडर्ड टू बी सब्स्टिट्यूट गुड्स. तो आपने इस तरीके से मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करी कि आपने सब्स्टिट्यूट्स को एलिमिनेट कर दिया. तो रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट यानी आपका ऐसा मार्केट जहां पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबिलिटी आपने गायब कर दी. Price increase reaction of purchaser and small size requirement of three elements that a pin product market. Relevant product market could be determined by all of the following factors, that is physical characteristics or end use of goods, price of goods and service of consumer preferences, exclusion of in-house production, existence of specialized products and classification of industrial products. यानी अलग अलग बेसिस पे आपने relevant product market को distribute कर लिया. तो बेसिकली कुछ डेफिनेशंस अभी तक अपन ने डिस्कस करी अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, दैट इज ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002. मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर जिसके अंदर अपन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे. सो टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.